गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीपी के। ओके, जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी सीडीपी की, उसी के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, जो बचे हुए हैं। 9 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट किए थे, बट हमने 9 क्वेश्चन को भी क्या है थोड़ा जल्दी देखा था। तो ओके, सेकेंड टाइम हम फिर उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डीपली, आखिर क्या है। लेट अस स्टार्ट। सामाजिक अधिगम के बांडूरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। ओके, इनमें से क्या है, ये 4 सिद्धांत नहीं है एक्चुअली बंडूरा के, ये क्या है सामाजिक अधिगम के क्या है, ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना। क्या है, ये स्टेप्स है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत जो बांडूरा ने दिया है। इसमें क्या है 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, इनमें से कौन से स्टेप्स है उन्हें बताना है। तो जैसा कि हमने देख लिया था, आपका अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। आपको ये थोड़ा सा इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में इनके नाम जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ओके, इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड क्या होता है, मोटिवेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं आपका अटेंशन क्या होते हैं। अर्थात जो आपके बांडूरा है उन्होंने क्या सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो अगर आप अधिगम कर रहे हैं तो आपको इस स्टेप से क्या होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप उन्होंने दिया अटेंशन का, यानी कि अटेंशन करना, किसी चीज पे क्या ध्यान लगाना। जब आप किसी चीज को सीखते हैं या सीखने की स्टार्टिंग करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर क्या है ध्यान लगाएंगे, अटेंशन देंगे आप उसको, ठीक है ना। सेकेंड जो स्टेप बताया उन्होंने रिटेंशन का, आप क्या करेंगे, प्रतिधारण करेंगे। जब क्या है आपने ध्यान लगाया, अगर आप किसी चीज को धारण नहीं करेंगे तो आप बताइए आप उसे कैसे सीखेंगे। आपकी मेमोरी में जब चीजें होंगी नहीं, आप उसको कैसे मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करेंगे। तो सेकेंड नंबर पे भी क्या करना है, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपसे उससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट है आपको उसको प्रतिधारण करना पड़ेंगे, यानी कि क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेंगे मेमोरी में। ओके, थर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका उत्पादन, ठीक है ना, प्रजनन। ओके, उत्पादन से है अर्थात आपके क्या दे रहे हैं, आउटपुट। तो आप आउटपुट तो तभी दे पाएंगे ना जब आपने चीजों को धारण किया होगा, तब हमें पता चलेगा कहाँ पे कौन सी सिचुएशंस पे कैसी चीजें हमें यूज करना है। तो ये रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और जब आपने रिप्रोडक्शन किया किसी चीज को, ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा आप फिर क्या होंगे, मोटिवेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। मोटिवेशन की वो आती है, स्टेप आती है, अर्थात आपने कैसा प्रोडक्शन किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई मोटिवेट कर रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या है अधिगम को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। आपका जो अधिगम होगा यानी जो सीखना होगा बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने क्या है 4 चीजें बताई हैं, ठीक है ना। जो आपका मोटिवेशन भी होगा, मोटिवेशन जैसे आपको कोई प्रशंसा कर देता है, कोई प्रेरणा देता है, ठीक है ना, आपको क्या है कोई पुरस्कार देता है, इस तरीके से आपका मोटिवेशन इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत, किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं, ये क्या कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जो किशोर होते हैं, ठीक है ना, जो बच्चों की किशोरावस्था होती है उसमें क्या होते हैं, वे स्वयं के विचारों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एकीकृत कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि उन विचारों के माध्यम से उनकी स्वयं की क्या हो, छवि बने, ठीक है ना, समाज में उनका खुद का एक क्या हो, खुद की मतलब वैल्यू हो, ठीक है ना, लोग उन्हें उनके नाम से जाने, ठीक है ना, उनकी खुद की पहचान हो। तो वे किस तरह से संदर्भित होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, बच्चों का इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म है खुद तैयार करना, ठीक है ना, खुद अपने आप को अपने रूप में मतलब जानना, ठीक है ना, लोग उन्हें इस रूप से जाने। आपने देखा भी होगा बहुत से ऐसे किशोर हैं जो क्या कर रहे हैं, किशोर एज में ही या बहुत सारी इनोवेटिव चीजें करके निकल जाते हैं। लोग उन्हें जानते हैं कि अरे वाह इन्होंने तो ये वाला इनोवेशन किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं, संकट कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, ईगो आइडेंटिटी कहते हैं, या ईगो आइडल कहते हैं, या ईगो कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं ईगो आइडेंटिटी की जो वो होती है, एज होती है, इसमें किशोरावस्था में क्या होती है, विशेषता होती है ईगो आइडेंटिटी की, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि हमारा खुद का हो समाज में, है ना, पहचान। नेक्स्ट हम बात करते हैं भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है। जो बच्चे के इमोशंस हैं उनको नियंत्रण करना है तो बच्चा किस एज में मतलब इसको सीखता है, इस चीज को पूछा गया है। किशोरावस्था में, जन्म से 2 वर्ष तक, पश्च बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था।
तो आप सभी जानते हैं किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम क्या होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं। हम नियंत्रण करना बहुत अच्छी तरीके से क्या सीख चुके होते हैं। यहाँ पे बात की जा रही किस आयु में सीखता है, यानी कि चीजें चल रही हैं, प्रेजेंट में चल रही हैं। ओके, सेकेंड है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, संवेग की अवस्था होती है। ये आपने देखा ना, बच्चे में क्या होता है, इस समय संवेग इतने ज्यादा होते हैं कि उनमें नियंत्रण करना तो दूर की बात है, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह की जो आपकी शैशवावस्था होती है उसमें से कोई भी नियंत्रण करना बच्चा नहीं सीख पाता। थर्ड की बात करें, पश्च बाल्यावस्था। पश्च बाल्यावस्था आपकी क्या है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो आपकी होती है 7 से 11 वर्ष की। जो आपकी क्या होती है 7 से 11 वर्ष, इसमें एक ये एज होती है जिसमें क्या होता है, बच्चा काफी अंडरस्टूड हो जाता है, मतलब समझने लगता है चीजों को। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफी डेवलप हो जाती है इस समय, तो बच्चा बहुत अच्छे से नियंत्रित कर पाता है इस चीजों को। लेकिन बात की जाती है बच्चा सीखता है, मतलब बच्चा स्टार्ट किया है, तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था है, बाल्यावस्था है, जिसमें हमारी जो एज है 3 to 6 है। ओके, इस मतलब एज में बच्चा क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकता है ना, सीखना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा इसी एज में बच्चा क्या स्कूल जाता है, उसकी माँ उसको बोल के आती है कि मैं आपको लेने आऊंगी, आप इंतजार करिएगा, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिएगा, रहिएगा, मैं आऊंगी। तो बच्चा क्या नियंत्रित कर रहा है, भले वो चाहता है कि मैं माँ के साथ चला जाऊं, मैं स्कूल ना जाऊं, लेकिन फिर भी वो नियंत्रण कर लेता है कि नहीं, मेरी माँ आएगी, मैं तब तक रुकता हूँ। ओके, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा यहाँ पे रुकिएगा आप, मैं आ जाऊंगी आपको लेने। तो ये क्या है, नियंत्रण कर रहा है वो अपनी भावनाओं को, यहाँ से नियंत्रण करना वो सीख रहा है, स्टार्टिंग हो चुकी है उसकी 3 साल से। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है। कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है? क्या वो मानवतावादी सिद्धांत है, क्या वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, क्या वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, जैसा, और क्या आपका वो अस्तित्व सिद्धांत है? तो आप सभी जानते हैं व्यवहार की जो रूपरेखा दी है वो बांडुरा ने दी है। ओके, व्यवहार के साथ क्या है, संज्ञानात्मक अधिगम को जो जोड़ दिया गया है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या कर रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से, संज्ञानात्मक अधिगम के माध्यम से। अर्थात संज्ञानात्मक अधिगम की बात करें, आप चीजें सीख रहे हैं, लेकिन कैसे की सीख रहे हैं, संज्ञान के माध्यम से सीख रहे हैं। अब संज्ञान क्या है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी क्या है मानसिक संक्रियाएं हैं, जिसके माध्यम से आप क्या चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण कर पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कौन सा व्यवहार हमें करना है कौन सा नहीं है, लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप क्या है, ये सारी चीजें क्या है सीख रहे हैं, और व्यवहार करना, अप्लाई कर रहे हैं उसको अपने ऊपर। ठीक है ना, ये मतलब कि यानी कि हम दिमाग से सोच समझ करके चीजों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम दोनों चीजें क्या है, जैसा कि बांडुरा ने क्या किया है, अपने जो एक जो सिद्धांत दिया था उन्होंने, उसमें उन्होंने 3 मॉडल्स के बारे में 3 पिक्चर्स दिखाई थी। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा, उसी से रिलेटेड है ये, कि बच्चों ने समाज में देखा, उसको क्या किया, बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार क्या किया, उसको कॉपी किया। ठीक है ना, ये सारी चीजें, तो आपका ये क्या क्या कहलाएगा, आपका कौन सा अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। ओके, जो आपके बांडुरा ने दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है। ठीक है ना, इसमें एक्चुअल में थोड़ा डाउट है, एप्टीट्यूड मीन्स भी होता है योग्यता और भी क्षमता, एप्टीट्यूड अपने चैप्टर में भी है, और आपका जो कॉम्पिटेंस होता है वो भी होता है क्षमता। ठीक है ना, इन दोनों की मीनिंग सेम है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने फर्स्ट आंसर चूज किया हुआ है, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है। ठीक है ना, और बात की जाती है कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात संभावना है, तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप एक नज़र देख सकते हैं इसके बारे में, आप चाहें तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, ये आपको है। ठीक है ना, और इसका जो आंसर दिया है इन्होंने ये वाला दिया हुआ है, एक सेकेंड, इन्होंने इसका जो आंसर दिया, उन्होंने इसका आंसर दिया है ये, ठीक, फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसने IQ, ठीक है ना, बुद्धि उपलब्धता पद को क्या प्रतिपादित किया है। तो आप सभी को पता है कि ये क्या है, टर्मन है हमारे, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये। ठीक है ना, टर्मन है।
अगला क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से क्या है नहीं सीखी जा सकती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, जो बच्चों की वास्तविकता की जो धारणाएं हैं वयस्कों से हम नहीं सीख सकते, नहीं सीखी जा सकती, नहीं पता लगाया जा सकता, लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे हैं। ठीक है ना, ये किन्होंने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है, B.F. स्किनर ने कहा, अर्नोल्ड गैसल और हार्वर्ड गार्नर। आप सभी को पता है। ठीक है ना, ये जो वयस्क और क्या है बच्चों के बीच की बात है, स्पेशली इसमें क्या है बच्चों के जो सीखने को लेकर के है वो क्या है आपके जीन पियाजे आते हैं। ठीक है ना, इसकी वास्तविकता की जो धारणाएं हैं और जो वयस्कों को लेकर के इन्होंने रिलेशन बताया है, इन्होंने क्या अपने जो सिद्धांत है नैतिक विकास के सिद्धांत, इसमें आप अगर डीप में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने क्या बताया है कि बच्चे जो हैं वास्तविकता की जो धारणा है वो वयस्कों से क्या है नहीं सीख सकते हैं। ठीक है ना, वो अपना उसका क्या है निर्माण खुद करते हैं। ठीक है ना, आपने देखा भी है भाषा में भी बच्चे क्या कर रहे हैं अपना खुद का निर्माण कर रहे हैं, आप खुद का मतलब क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं भाषा का। ठीक इसी तरीके से उन्होंने उस सिद्धांत में बताया हुआ है। अगर बात की जाती है B.F. स्किनर, आपको पता है कि इन्होंने क्या है क्रियानुप्रसूत का सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत का। अर्नोल्ड गैसल, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। हार्वर्ड गार्नर, आपको पता है बुद्धि के बहुआयामी जो सिद्धांत है आपके, है ना, तो इस तरीके की बुद्धि से रिलेटेड है आपके ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये एक एज के अनुसार क्या है, अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो बिल्कुल आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। किशोर अवस्था 12 से 18 होती है, इससे तो बच्चे तर्क करना सीख ही जाते हैं, पर यहाँ पे बात की जाती है तर्क को शुरू करना। सेकेंड बात की जाती है उत्तर बाल्यावस्था। आप सभी जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 7 से 12 होती है। क्वेश्चन अगर गलत बता दिया जाता है, चीजें गलत हो गई, तो वो क्या है उसमें तर्क लगा सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये नहीं, शायद मैं लगा के देखता हूँ। ठीक है ना, शैशवावस्था में तो बच्चे को ज्ञान ही नहीं होता, 0 से 2 वर्ष में वो क्या तर्क करेगा। ठीक, बात की जाती है पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष में। बच्चे को जैसा पढ़ा दिया जाता है बच्चों वैसा पढ़ लेता है, क्योंकि उसे नहीं है तर्क लगाना नहीं आता। ठीक है ना, कि वो किस तरीके से वो मतलब करना है वो नहीं जानता। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका तर्क लॉजिक काम नहीं करता है इस एज में 3 से 6 के बीच में। और जैसे ही वो 7 वर्ष का हो जाता है, 7 से 11 के बीच में वो क्या अपने लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, इस तरीके तार्किक चीजें सोचने लगता है। तो शुरुआत की बात की गई है किस अवस्था में होती है, तो आपको पता चल गया इसमें किस अवस्था में होती है, ये आपकी होती है उत्तर बाल्यावस्था में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर का। इसमें क्या है आपके, कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षक को समूह के दृष्टिकोण के बजाय डैश के दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए। समूह कारक, अभिमत, छात्र, व्यक्तिगत। अभिमत मीन्स होता है राय। ठीक है ना, राय के दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा हमने इंग्लिश पेडागोजी में इस क्वेश्चन को किया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट था हमने किया हुआ है कि अगर कक्षा में क्या चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है ना, विविधता वाले बच्चे हैं तो उनमें से कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो जल्दी नहीं सीख पाते। तो करना क्या है वहाँ टीचर को, क्लास में टीचर को करना है कि वो समूह के दृष्टिकोण के बजाय क्या करे, जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या करे व्यक्तिगत ध्यान देना उन पे शुरू कर दे, ताकि बच्चे क्या है पिछड़ ना पाए। बच्चा पिछड़े ना, इसलिए क्या करे वो उनमें व्यक्तिगत ध्यान देना शुरू कर दे। आखिर वो कहाँ गलतियां कर रहा है, व्यक्तिगत ध्यान दे करके उनकी जो गलतियां हैं उनको क्या है हटा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से क्या संकेतन का एक पहलू नहीं है। ठीक है ना, जो मेटाकॉग्निशन का इनमें से कौन सा एक पहलू नहीं है आपको ये बताना है। ओके, चेतना में लाना, संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना, संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना, संज्ञानात्मक रणनीतियों की निगरानी करना। इनमें से क्या एक पहलू नहीं है, मेटाकॉग्निशन। पहले तो हमें पता होना चाहिए मेटाकॉग्निशन, जैसा कि हमने पहले भी बात की है कॉग्निशन की, जो आपका क्या है संज्ञान है, जो आपका ज्ञान है वो सीधे रिलेट है आपके मस्तिष्क से, जो आपकी मानसिक क्रियाएं हो रही हैं, जो आपकी बौद्धिक क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत आती है। आपने ज्ञान का मतलब क्या कर रहे हैं, प्रयोग करके आप चीजें कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, प्लान कर पा रहे हैं। तो इसमें वही चीज दी है जो आपका रिवाइजिंग है। ठीक है ना, यानी संशोधित करना, किसी चीज में क्या है मिस्टेक हो गई है, हम उसको क्या है रिवाइज कर पा रहे हैं, रिवाइजिंग कर पा रहे हैं, मतलब सुधार कर पा रहे हैं उसमें। ठीक है ना,
करेक्शन जिसको बोल सकते हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं, योजना बनाना। ओके, थर्ड आपका मॉनिटरिंग करना है, आप क्या है निगरानी कर पा रहे हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं, ये सब आपके क्या है मानसिक पहलू हैं। लेकिन बात की जाती है जब चेतना की, चेतना में लाना क्या एक मानसिक पहलू है? अगर कोई व्यक्ति क्या है अचेतन अवस्थानों से चेतना में लाना, तो क्या ये मानसिक पहलू है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, बिल्कुल काम करेगा मानसिक पहलू, लेकिन क्या है आप कैसे उसे लाएंगे? तो आपको पता है कि जो चेतना होता है वो वातावरण के संपर्क से विकसित होती है। जो चेतना होती है जैसे ही आप वातावरण के संपर्क में आएंगे, वो आप ऑटोमेटिक क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके आसपास सराउंडिंग अगर मतलब लोग पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या होगा, आपके मन में चेतना मतलब जागृत होगी। मतलब कि आपको क्या लगेगा कि हाँ, मतलब आपके व्यवहार क्या है, आसपास सराउंडिंग जो व्यवहार चल रहा है, आपने देखा क्या लोग पढ़ रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, हम बैठे हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या चेतना जागृत हुई आपके अंदर से। यहाँ पे दिमाग का रोल नहीं है, ठीक है ना, ये व्यवहार का है। आपने व्यवहार देखा लोगों का, ठीक है ना, तो आपने क्या किया, अपने आप को वहां पे चेतना में लाया। तो एक व्यवहारिक पहलू आता है, मानसिक पहलू आपके आते हैं इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना। मानसिक जैसे आपका हमने रिवाइजिंग है, आपका प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, ठीक है ना। प्रत्येक चीज करण कह सकते हैं, जो हम कल्पनाएं करते हैं वो है क्या है, ये सब आपके संज्ञानात्मक पहलू है। ओके, नेक्स्ट हम बात इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा चेतना में लाना आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सही नहीं है सत्य मतलब शिक्षण प्रक्रिया के बारे में? शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है। मतलब कहने का ये है कि शिक्षण जो होता है वो क्या है, एक उद्देश्य, शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल है, अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो अधिगम तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या नहीं है? बिल्कुल है। आप शिक्षण किस पर्पज से कराते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे क्या है चीजों को सीख सके, ठीक है ना। सेकेंड है, इनमें से पूछा है क्या नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है शिक्षण प्रक्रिया के बारे में। सेकेंड है हमारा, शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती। शिक्षण जब हम शिक्षण में क्या होते हैं, शिक्षण करते हैं तो अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि जब शिक्षण किया जाता है तो अधिगम पूरा नहीं होता। सही बात है। क्या आप बताइए, क्या अधिगम सिर्फ वही शिक्षण के माध्यम से होता है? नहीं, हमारा घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है, हमारे मोहल्ले में भी होता है, पड़ोस में भी होता है, ठीक है ना। मतलब हम जहाँ भी जो चीजें सीख रहे हैं वही शिक्षण है, वो वही अधिगम हो गया हमारा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर डिसाइड है कि नहीं आपका क्या होगा, सिर्फ स्कूल में होगा, स्कूल में तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड आपका ऑप्शन, इसमें दिया है शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप ही बताइए, क्या शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है? आपको चीजें सीख रहे हैं, सभी जगह से सीख रहे हैं, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक क्या करेंगे, प्लान भी तो चाहिए आपको। सिस्टमेटिक आपका जो सीखने का वे है वो सिस्टमेटिक हो, आप बोल रहे हैं वो सिस्टमेटिक हो, क्या उचित है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, ठीक है ना। जैसा कि हमने इंग्लिश पेडागोजी में किया हुआ था कि बच्चा क्या कर रहा है, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा है लोकल, लेकिन क्या है जब वो क्या स्कूल से सीख के आता है फॉर्मल सेटअप में उसे कैसे बात करनी है, तो बाहर क्या है, बाहर वो कंट्रोल कर दिया उस चीज को कि हाँ बच्चे को ऐसे बोलना है। जो उसने लर्निंग की है लैंग्वेज, वो उसको सिखा रही है कि आपको जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। आपने ये वर्ड यूज किया है बाहर, इसको बाहर नहीं पुट करना है, ओके, हमें ये बाहर नहीं कहना, यही चीज यहाँ पर है कि आपकी जो जरूरत है कि आपको बिल्कुल जरूरी होगा कि आप क्या है जो आपकी औपचारिक बुनियाद है उसकी आवश्यकता होती है, हमें स्कूल की आवश्यकता होती है। हम बच्चे कहाँ से सीखेंगे, ठीक है ना, हमारे सराउंडिंग चल रहा है वो हम सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें क्या है एक सिस्टमेटिक जो फॉर्मल सेटअप होता है उसके अंतर्गत सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। आपको पता है शिक्षण केंद्र शिक्षण छात्र केंद्रित ही है। जो हमारी जो व्यवस्था है शिक्षा की वो क्या है, छात्र पर आधारित है। तो ये तो हमारा सही है। इनमें से कौन सा हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये वाला हो गया, ठीक है ना। शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है, ठीक है ना, ये हमारा सत्य नहीं है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट उसमें पूरे कवर कर लेंगे 30। ओके, थैंक यू टू ऑल।